हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर 2023 का सेट नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे और सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एमटीपी। एमटीपी कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, जिसमें एमटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब एमटीपी होता क्या है? प्रेगनेंसी के फुल टर्म से पहले, प्रेगनेंसी का फुल टर्म क्या होता है? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ से पहले या फिर प्रेगनेंसी के फुल टर्म से पहले जब भी प्रेगनेंसी को इंटेंशनली टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो उसे बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमटीपी। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब भी प्रेगनेंसी को इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो उसे बोलेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन ये टर्मिनेशन हमेशा प्रेगनेंसी के फुल टर्म से पहले होता है। और एमटीपी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। अब एमटीपी बहुत सारी कंट्रीज में लीगल नहीं है क्योंकि इसके मिसयूज बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नंबर 34 में एमटीपी को लीगलाइज किया और साथ में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी रखी जिससे एमटीपी का मिसयूज ना किया जा सके। अब वो कंडीशंस क्या थी कि एमटीपी किन केसेस में हो सकता है? एमटीपी तभी हो सकता है जब कोई प्रेगनेंसी में मदर को या फिर उसमें फीटस को कोई प्रॉब्लम हो, मदर या फीटस की अगर हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर फीटस खराब हो रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी कि रेप के केसेस में एमटीपी करवाई जा सकती है। अब एमटीपी करवाने का सही समय क्या होगा? एमटीपी करवाने का सही समय होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में ही एमटीपी करवाई जाएगी तो ये रिस्की नहीं होगी। अगर 3 मंथ्स के बाद एमटीपी करवाई जाती है तो ये रिस्की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक आपको ये नाइट्रोजन सीक्वेंस दिए हुए हैं, then what will be the sequence of nitrogenous bases in the complementary strand of that DNA helix in 3 prime to 5 prime direction। आपको पता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड में 5 प्राइम है तो उसके जस्ट सामने वाला 3 प्राइम और 3 प्राइम के जस्ट सामने वाला 5 प्राइम होगा। तो ये इसकी ऑपोजिट पोलैरिटी होती है। दोनों स्ट्रैंड के बीच में प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, जहां पर आपको एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सब देखने को मिलेंगे। अब जहां पर एडनिन प्रेजेंट होता है तो एडनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन, ग्वानिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन। ये ध्यान रखिएगा कि एडनिन के साथ जब भी थाइमिन बॉन्ड बनाएगा तो उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और जब भी ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्ड बनाएगा तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 5 प्राइम से 3 प्राइम की पोलैरिटी, यानी कि 5 प्राइम ये है और 3 प्राइम ये है। 5 प्राइम से 3 प्राइम की पोलैरिटी आपको दे दी गई है। इसी को आप पढ़कर आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम की नाइट्रोजन बेस पेयर आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है ए, सेकेंड वाला है टी, फिर उसके बाद जी, सी, फिर ए, टी, जी, सी एंड सो ऑन। तो इसमें एडनिन के साथ हमेशा क्या बॉन्ड बनाएगा? थाइमिन। थाइमिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाएगा एडनिन। ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडनिन के साथ थाइमिन, फिर थाइमिन के साथ एडनिन, फिर ग्वानिन के साथ साइटोसिन एंड साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ऐसे ही आगे भी बॉन्ड बनाता रहेगा। तो इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलैरिटी ये मैंने नीचे लिख दी है, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एडनिन के साथ पहला बॉन्ड आपका बन रहा है थाइमिन का, और थाइमिन के साथ फिर एडनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडनिन, ऐसे करके ये पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ओनली लेबल डायग्राम ऑफ सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का आपको केवल यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखें तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है उसका शेप कुछ आपको वाई की जैसे देखने को मिलेगा। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये हैवी चेन है। एंटीबॉडी में 2 चेन प्रेजेंट होती हैं, दो हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। ये जो दोनों मैंने चेन बनाई है ये दोनों हैवी चेन्स हैं।
और इसके बाद ये जो मैं नीचे चेन बना रही हूँ ये लाइट चेन है। तो इसमें दो हैवी चेन्स प्रेजेंट हैं और दो इसमें लाइट चेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसे H2L2 भी कहा जाता है। H हैवी 2 यानी कि दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स इसमें प्रेजेंट है। और टोटल इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड 16 होते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पे ये डाई सल्फाइड बॉन्ड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एक डाई सल्फाइड बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। ऐसे करते करते आप देखेंगे, इसको गिनेंगे तो आपको टोटल 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो आप इसे लेबल कर लीजिए, ये है डाई सल्फाइड बॉन्ड। टोटल 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हैवी चेन और लाइट चेन का, ये हैवी चेन में ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें लाइन से ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये आपका आता है वेरिएबल डोमेन। ये वाला जो हिस्सा होता है ये वेरिएबल होता है, दोनों साइड, इस साइड भी वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी। और इसके नीचे वाला जितना भी ये पोर्शन है ये कहलाता है कांस्टेंट डोमेन। कांस्टेंट डोमेन। अब आप वेरिएबल डोमेन में देखें, आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं पैराटोप के नेम से, पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट में आके अटैच कौन होगा? जाहिर सी बात है एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन को बाइंड करने वाली साइट, यानी कि यहाँ पे क्या आके बाइंड हो जाएंगे? एंटीजन बाइंड हो जाएंगे। सपोज मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये एंटीजन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ये एंटीजन जाके बाइंड हो जाएगा कहाँ पे? एंटीजन बाइंडिंग साइट पे। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जब ये जाके अटैच होगा तो इसका जो पोर्शन जाके वहां से अटैच होगा उसको बोलेंगे एपिटोप। एपिटोप। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेरोइन या मॉर्फिन, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय विच प्लांट। हेरोइन या मॉर्फिन जो होता है ये एक ओपियोइड्स है, और ओपियोइड्स ड्रग्स होते हैं, एक तरीके के ड्रग्स होते हैं। अब ये जो ओपियोइड्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो रिसेप्टर्स जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहीं पे जाके ये ओपियोइड्स बाइंड होंगे। इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारे सीएनएस पे या फिर हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। सीएनएस में दो पार्ट्स आते हैं, आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपका माउथ से लेकर एनस तक का जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी माउथ से एनस तक की, वो पूरी क्या कहलाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो इन दो जगह पे ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हेरोइंस इज ओपियोइड्स, हेरोइंस ओपियोइड्स होते हैं। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स, ओपियोइड्स ड्रग्स हैं जिनके पास जो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाते हैं, और ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और हेरोइन को कॉमनली स्मैक के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। डाई एसिटिल मॉर्फिन का मतलब क्या है? आप मॉर्फिन का जब डाई एसिटिलेशन करवा देंगे, डाई एसिटिलेशन, मॉर्फिन का जब डाई एसिटिलेशन होगा तो उससे आपको क्या मिलेगा? हेरोइन। क्लियर? तो हेरोइन क्या होता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है, बिटर होता है और क्रिस्टलाइन होता है। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटिलेशन से आपको मिलेगा, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। और कौन से प्लांट से ये लिया जाता है? किस प्लांट के लेटेक्स से लिया जाता है? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से लिया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। और जनरली ये स्नॉटिंग के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है जो हमारे बॉडी फंक्शंस को बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, और सेंट्रल डॉगमा, इससे पहले मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्वेश्चन था कि mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको सेंट्रल डॉगमा समझाया था। तो सेंट्रल डॉगमा में ये जो है डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन, यानी कि अगर कोई डीएनए है, डीएनए से एक और डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन को आप नॉर्मली फोटोकॉपी भी कह सकते हो।
फोटोकॉपी मतलब जैसा ये डीएनए है बिल्कुल वैसा ही दूसरा डीएनए भी बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस जब होगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डॉगमा में आपको 3 प्रोसेसेस मेनली देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एंड तीसरा ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस रेप्लिकेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। कुछ वायरसेस होते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो उल्टी डायरेक्शन में होता है। अभी आप इंफॉर्मेशन का फ्लो किधर से देख रहे हैं, डीएनए से एमआरएनए इंफॉर्मेशन जाएगी, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो वो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंचेगी। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो उल्टा होता है, यानी कि वो आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो फ्लो उल्टा हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो हम इसे बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा तो हम इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिस भी नाम के आगे एज लग जाता है, ए एस एज, यानी कि वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए जिस एंजाइम का यूज होगा वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपने पढ़ा होगा एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, और वो आरएनए से क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। यही डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है जाके हमारी सेल में, तो हमारे डीएनए के साथ। तो एचआईवी क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, इन्फॉर्मेशन उल्टा है, ये आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिस एंजाइम के थ्रू हो रहा है उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे। अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।